हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा पिछले 2-3 वीडियो में हुआ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली मेरी लाइफ में, कि मतलब बहुत लोगों के कमेंट आए। 700-800 से ज़्यादा कमेंट तो एक ही वीडियो के ऊपर है कि आपसे आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर दूसरा वीडियो जो था वो कोविड में मैंने कैसे सरवाइव किया उसके ऊपर था। तीसरे वीडियो में मैंने ये बोला था कि ऐसे बहुत सारे मूवमेंट है, आप किसके ऊपर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं अगर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप कसिनो में कैसे आपकी एंट्री हुई उसके ऊपर वीडियो बनाओ। किसी ने बोला साइकिलिंग कैसे शुरू करी आपने, कश्मीर से कन्याकुमारी आपने साइकिलिंग की बिना पैसों के 51 दिन में 4,384 किलोमीटर, वो कैसे आपने किया, तो उसके बारे में बताओगे। कब लगा कि ये करना है, कब लगा कि ये नहीं, मतलब अब छोड़ देना चाहिए, फिर छोड़ा नहीं आपने। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बोला उन्होंने कि एजुकेशन सिस्टम पे आपने क्या सोचते हो, आप पढ़ाई के क्यों खिलाफ हो, आपने अपने बच्चों की पढ़ाई क्यों छुड़वा दी है। ऐसे बहुत सारे और भी कई सारे टॉपिक पे लोगों ने कमेंट किया कि आप इस पर बात करो, इस पर बताओ, इस पर बताओ। तो ठीक है, सब पर एक वीडियो में तो बता नहीं सकता, और एक एक वीडियो पे अगर एक बार पे भी बता रहा हूँ तो भी बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। मतलब समझ लो मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, जो आप लोगों को बता दो तब वो जाकर के 30, 40, 50 मिनट के अंदर जाके बता पाता हूँ। तो आज एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। फिर अगली बार बात करेंगे कि मैं धर्म के कैसे खिलाफ हुआ, क्यों खिलाफ हुआ, कसिनो में मेरी कैसे एंट्री हुई, कैसे मैं मानता हूँ कि धर्म की वजह से मैं कसिनो में एंटर किया, और गैम्बलिंग में। तो आज एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मैं क्यों खिलाफ हूँ, क्यों मैं इसके बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रहता हूँ, पढ़ाई के क्यों खिलाफ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैं जो हूँ 9th पास हूँ। मैंने 10th में 2 महीने पढ़ाई की थी, उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल क्या, घर ही छोड़ दिया था, तो घर छूटा तो स्कूल भी छूट गया। उस समय मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की थी, मैं 15 साल की उम्र का था, मुझे वो कदम पसंद नहीं आया, तो मैंने घर छोड़ दिया। घर छूटा तो पढ़ाई भी छूटी। पढ़ाई में मैं एवरेज स्टूडेंट था, और मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई के मतलब मुझे स्कूल पसंद नहीं था, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं टॉपर था, पर एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज से थोड़ा सा बेहतर था। आज तक कभी मैं 9th क्लास तक पहुँचने तक मैं कभी फेल नहीं हुआ, ना किसी शॉर्ट टर्म एग्जाम में, ना कि फाइनल एग्जाम में, ना किसी सिंगल टेस्ट में। मैं कभी, मेरे कोई नंबर जो होते ना डेली बेसिस पे टेस्ट होते थे 10 में से कितने नंबर आएंगे, उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि 0 नंबर आए। एक या दो बार तो मेरे मैथ में, या शायद उससे ज़्यादा, 100 में से 100 आए हैं। इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आते थे, हिंदी में भी अच्छे नंबर आते थे, हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी, साइंस में तो दिलचस्पी रही, ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद है, दुनिया के बारे में जानना। इवन स्कूल छोड़ने, घर छोड़ने के कई सालों बाद जब मैं अकेले रहना शुरू किया, तो मैंने अपने घर की दीवार पे वर्ल्ड का मैप लगाया था। इवन अभी गोवा में भी मेरे घर घर के दीवार पे वर्ल्ड का मैप लगा हुआ था। कई लाइव के दौरान आपको बैक साइड पे दिखेगा, पुराने लाइव में। दुनिया के बारे में जानना, दुनिया में कितने देश हैं उन सबको देखना, वो सब बड़ी दिलचस्पी थी, आज भी है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर हम बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 9th पास हूँ तो मैं इसलिए स्कूल के खिलाफ हूँ। स्कूल में मैं बहुत अच्छा मुझे लगता था स्कूल जाना, मैं बहुत अच्छा पढ़ता भी था। मेरे साथ बस एक समस्या थी कि मैं बहुत कम पढ़ता था, और मैं बहुत कम पढ़ करके पास हो जाता था। मतलब मैं कभी साल भर पढ़ाई नहीं करता था, बहुत कम पढ़ाई करी। वो कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है तो होमवर्क कर लिया। एग्जाम आने से पहले भी नहीं पढ़ता था मैं, पर जितना पढ़ा होता था उतना लिखता था, तो उतना तो आराम से मेरे 50% से ऊपर नंबर आ जाते थे। ऑन एन एवरेज मेरे 50 से 60% के बीच में नंबर आते थे, बिना पढ़े। कभी मैंने रट्टे नहीं लगाए, कभी मैंने गाइड का इस्तेमाल नहीं किया, वो जो कुंजी होती है, कभी ऐसा कुछ नहीं जिसमें आंसर वगैरह होता। थोड़ा बहुत कभी किया हो, एग्जैक्टली याद नहीं, पर मतलब मेरे को याद है कि मैंने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाया, और हंसते खेलते आराम से मैं पढ़ाई में एवरेज नंबर लेके आता था। स्कूल में मैं सबका फेवरेट था। स्कूल में हर टीचर मुझे जानते थे, स्कूल के सारे बच्चे मुझे जानते थे, मेरी क्लास के अलावा भी जो दूसरी क्लासेस के बच्चे थे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। बड़े बड़े स्कूल के जो बड़े बच्चे होते थे, बड़ी क्लास के बच्चे जो गुंडे बदमाश होते थे, उनसे भी मेरी जान पहचान होती थी। अपने क्लास के टॉपर बच्चों से भी
पहचान होती थी। हाइट मेरी सबसे कम होती थी, प्रेयर में मैं सबसे आगे खड़ा होता था क्योंकि हाइट के हिसाब से खड़ा करते हैं। मेरी क्लास में मुझसे छोटा एक ही लड़का था, अमित मेहता। इस समय वो ऑस्ट्रेलिया में है। मेरी बातचीत तो नहीं हुई कभी, पर फेसबुक फ्रेंड है वो मेरा। स्कूल के ज़्यादातर फंक्शंस में हिस्सा लेना, स्पोर्ट्स की बहुत दिलचस्पी थी, पर पैसों की कमी की वजह से स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाया। कुछ महीनों मैंने जिमनास्टिक सीखी थी, उसकी फीस मामा जी ने भरी थी, तो जिमनास्टिक थोड़े टाइम चली थी। स्पोर्ट्स में और फिजिकल फिट रहना मेरा बचपन से मेरा शौक था, कि मतलब फिजिकल फिट रहना। पता नहीं ये कहाँ से आया, मुझे नहीं मालूम, पर अपने शरीर को तवज्जो मैंने शुरू से देने की कोशिश की है। बीच में डगमगा गया, जैसे वो दिल्ली में जब आया तो अच्छा खासा पैसा कमाने लगा 19-20 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में। तो पैसे की का घमंड जो है वो दिमाग पे हावी हो गया। तो बियर पी रहे हैं, गले में 2-2 सोने की चेन, सफ़ेद कुर्ता शॉर्ट वाला वो लालाओं की तरह, स्कूटर नया ले लिया LML वेस्पा सिलेक्ट, नए नए मोबाइल आए थे, मोबाइल ले लिया वो एंटीना वाला। तो उस समय पेट वेट निकल गया। आज सालों के बाद जाकर के पेट कम कर रहा हूँ, अभी तक भी पूरा कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मतलब मेरा वेट 75 किलो तक पहुँच गया था, आज मेरा 56 और 57 के बीच में रहता है। तो मैंने ये हमेशा, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मैं तब भी पढ़ाई के खिलाफ था। तब भी मैं ये कहता था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ये जो हम अल्फा बीटा गामा पढ़ रहे हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है? ये सवाल, अच्छा सवाल करने की आदत मेरी शुरू से थी। इस चक्कर में मैं स्कूल में कई बार पिटा भी हूँ टीचरों से, और बहुत बार मुझे क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। ये सवाल करने की आदत पैदाइशी थी। तो मैं ये कहता था कि क्यों पढ़े, इसका क्या करना है हमने। इवन मैं उस समय मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को भी क्रिटिसाइज करता था, पर आज मुझे समझ में आया कि नहीं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत गहरी हैं। और हिस्ट्री भी, मैं हिस्ट्री के बड़ा खिलाफ होता था कि हिस्ट्री को हम जान के क्या करेंगे। आज भी मैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह में नहीं जाता हूँ, पर अब मेरा ये मानना है कि नहीं, हिस्ट्री जो है आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप उससे क्या निकालते हो। ठीक है। तो मैंने ये पाया कि स्कूल के अंदर आपके बच्चों को या आपको जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके जीवन में 20% ही काम आने वाला है। अब इसमें एक एक्सेप्शन केस है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाते हो, जैसे मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसको तो देखो पूरी एकेडमिक एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। पर कभी सोचा कि डॉक्टर को एल्जेब्रा का क्या काम आएगा? मुझे मालूम नहीं, शायद आता हो तो आप बता देना, पर मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर के लिए भी एल्जेब्रा, रेखा गणित तो चलो फिर भी आप थोड़ा बहुत मान सकते हो कि हाँ भाई, आपको आकार पता होने चाहिए, शेप्स पता होने चाहिए। क्या बोलते हैं रेखा गणित को इंग्लिश में? ज्योमेट्री। मतलब मोटी बात यह है कि मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ कि मैं क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ। आप उसमें से देखना कितने सही है, क्या सारे सही है, क्या कुछ सही है, या सारे गलत है, ये आपके ऊपर है। मैं तो अपना अपना रख रहा हूँ आपके सामने। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो नॉर्मल स्कूल है, क्योंकि बहुत कम स्कूल ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो बहुत एक्सपेंसिव है, जहाँ पे राजाओं के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बिजनेस टाइकून के बच्चे, बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल अलग है। मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो स्कूल विदेशों के कॉन्सेप्ट पे, अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल है, बहुत महंगे स्कूल है। वहाँ पर आपके बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बाकी स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बाकी स्कूल की बात कर रहा हूँ जो मकैले सिस्टम से चल रहे हैं। मकैले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय ने भी उनको सपोर्ट किया था कुछ मुद्दों पर आके। तो मकाले जो भी है, तो मकाले मिनट्स आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसने किस बेस पे डिज़ाइन किया था। अगर उसको पूरा डिज़ाइन करने की स्वतंत्रता देते तो शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा और बेहतर होता। हालांकि उसने काफ़ी पक्षपात भी किया। उसने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया कि भाई इंडियन जो लोग हैं वो अनपढ़ गंवार है, उनको इंग्लिश आती नहीं है, अब इनसे काम कैसे लें, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। तो ऐसा इनको तैयार करो कि ये उतना पढ़ सके, उतना ही जान सके जितना हमारे काम का है। तो आज भी आप स्कूलों में जाकर के क्लर्क, मैनेजर, अकाउंटेंट से ऊपर की नॉलेज हासिल ही नहीं कर सकते। इतना बकवास इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। आप मुझे गाली दे देना बाद में,
वीडियो को पॉज करके मुझे खूब गाली देना, कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार को बेवकूफों, गोबर खाने वाले लोगों, ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। एक किताब है, आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है, उस किताब के अंदर एक कहानी है कि एक लड़का जंगल में गया, उसने जंगल में 4 जानवर देखे, और पहला जानवर उसने हाथी देखा, दूसरा जानवर उसने शेर देखा, तीसरा जानवर उसने खरगोश देखा, हिरन देखा, ठीक है। और उसको जंगल से वापस आते आते रात हो गई। ये एक कहानी है, कुछ भी XYZ अपने दिमाग से गणना कर लो, आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी ऐसी कहानियां। 1 साल बाद आपका एग्जाम, 1 साल तक आपको यही पढ़ाते हैं, फिर 1 साल बाद आपसे पूछते हैं फाइनल एग्जाम के नाम पे, जिससे ये डिसाइड होगा कि आप कितने टैलेंटेड हो, कितने माइंडेड हो। ये डिसाइड होगा, किससे डिसाइड होगा? एग्जाम के अंदर आने वाले 10 सवाल जो उस किताब में से लिए जाएंगे। वो किताब मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट की है, ठीक है। अब वहां पर ये पूछ रहे हैं कि लड़का कहां गया था। पहले आपको पढ़ाया, 1 साल बाद आपसे पूछा, 10 सवाल में एक सवाल आया, लड़का कहां गया था। अब जिस जिसको याद है वो लिखेगा लड़का जंगल में गया था। अब जिस जिसको याद नहीं है वो नहीं लिखेगा, उसको उस सवाल का जो नंबर मिलने होंगे उस सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको नहीं पता। पर जिसको, उसको ये नहीं याद, वो भूल गया। जिसको याद था उसने लिख दिया लड़का जंगल गया था, और जिसको याद नहीं था उसने एक रात बैठ करके खूब याद कर लिया, तो उसको याद था तो उसने भी लिख दिया। तो नंबर किन लोगों को मिले? जिसको याद था, जिसने कल रात को याद कर लिया था, और जिसको याद नहीं था उसको नंबर नहीं मिले। तो ये मेमोरी टेस्ट हुआ ना, ये IQ टेस्ट कहां से हुआ, ये क्रिएटिविटी का टेस्ट कहां से हुआ? ये तो याददाश्त का टेस्ट हुआ कि जिसको याद था उसने लिख दिया, उसको नंबर मिल गए, जिसको याद नहीं था वो, उसको नंबर नहीं मिले। और इसी बेस पे डिसाइड हो जाता है कि आपका बच्चा टैलेंटेड है कि नहीं है। लड़का कहाँ गया था? लड़का जंगल में गया था। लड़के ने कितने जानवर देखे? लड़के ने 4 जानवर देखे। लड़के ने सबसे पहला जानवर कौन सा देखा? लड़के ने हाथी देखा। दूसरा जानवर कौन सा देखा? शेर देखा। तीसरा कौन सा देखा? खरगोश देखा। चौथा कौन सा देखा? हिरन देखा। ओके जी, टॉपर। इसी बेस पर एक आदमी जो खुद पूरे महीने तनख्वाह के लिए वहां पे 9 to 5 का काम कर रहा है, वो इन्हीं पे टिक 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 करके आपको या आपके बच्चों को टॉपर घोषित कर देता है, 10 out of 10, क्योंकि सारे जवाब सही है। तो ये तो याददाश्त का टेस्ट हुआ ना, जिसको याद था वो जीत गया, जिसको याद नहीं था वो हार गया। तो ये तो याददाश्त का टेस्ट हो गया, यहाँ पर मेमोरी टेस्ट चल रहा है क्या? आप इस बिना पे चेक करोगे कि आपके बच्चे में कितनी काबिलियत है। एक A4 साइज का कागज, एक सर्टिफिकेट, एक रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि आपके बच्चे में कितना दम है। इसीलिए बैक बेंचर दुनिया पे राज करते हैं और टॉपर उनके पास नौकरी करते हैं। इससे आपके बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म किया जा रहा है। होना ये चाहिए था, जंगल क्या है, तो जी जाओ अपने माँ बाप के साथ कभी जंगल घूम के आओ, या स्कूल वाले लेके जा रहे हैं जंगल घुमाने और कुछ चीजें बता रहे जंगल के बारे में, कुछ बच्चा खुद ऑब्जर्व कर रहा है। 4 घंटे के लिए जंगल में गए हैं, 2 घंटे उनको जंगल की नॉलेज दी है, 2 घंटे उनको कहा है खुद समझो अपने हिसाब से, और आ करके अगले दिन लिखो कि जंगल में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा। सबके जवाब अलग अलग होंगे, ज्यादातर जवाब अलग अलग होंगे, सबकी ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। उससे आप डिसाइड कर सकते हो किसने कितना गहरा ऑब्जर्व किया। ये तो एक हिस्सा हो गया। स्कूल की पढ़ाई 20% लोगों के काम आती है जो पर्टिकुलर एजुकेशन की फील्ड में जाते हैं। अब जिसने अकाउंटेंट बनना है, जिसने CA बन के लोगों के इनकम टैक्स चोरी करने के फॉर्मूले बताने हैं, जिसने किसी पर्टिकुलर ऐसी फील्ड में जाना है जहां पर एजुकेशन या एजुकेशन के सर्टिफिकेट जरूरी है, वो तो कामयाब हो जाएगा, कहेगा देखो जी बकवास कर रहा है ये आदमी, मैं तो नोट छाप रहा हूं। क्या स्कूल आपके बच्चे को बेहतर इंसान बना पाएंगे? ये बिल्कुल बकवास बात है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बकवास बात है। टीचर बोलती है तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तेरा तो भविष्य बेकार है। जो आज कामयाब है जाके पूछो उस टीचर से, और अब पूछो अपने आप से, क्या आपके कामयाबी में स्कूल का रोल है? केवल 20% लोगों के जीवन में स्कूल का रोल होता है।
केवल स्कूल में पढ़ाया हुआ 20% ही 80% लोगों के जीवन में काम आता है। केवल स्कूल में पढ़ाया हुआ 80% 20% लोगों के काम आता है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं। पर आप 100 के 100 लोगों के 15 साल कैसे खराब कर सकते हो? जो 6 किताबें आप 3 महीने के अंदर बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप जबरदस्ती उसको 1 साल क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हो क्योंकि मकाले बोल गया था। दुनिया कहां से कहां निकल गई। हमारे यहां 70-80 साल में एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन करने के नाम पे थोड़ी सी चीजें इधर की उधर कर देती है। जो सरकार आती है अपने नेता को हीरो बना देती है। ये पढ़ाओगे आप अपने बच्चों को? इतिहास के साथ छेड़खानी करके ये पढ़ाओगे? अब तो हद कर दिया आपने कि आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ाना बंद कर दिया। 10 लोग बैठ जाते हैं एक जगह पे, कमरे के अंदर बैठ करके डिसाइड करते पूरा हिंदुस्तान का बच्चा क्या पढ़ेगा। तक पहुंचे होते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाते हो हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में, और तिब्बत में भी अगर केंद्रीय विद्यालय होगा तो वहां पर भी ये पढ़ाएंगे कि हिमालय हमारे उत्तर में है। कौन सी वो जगह, तिब्बत लद्दाख, वहां पर भी अगर कोई स्कूल होगा केंद्रीय विद्यालय तो उसके भी पाठ्यक्रम में यही होगा कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में। इनका बस नहीं चल रहा। अगर केंद्रीय विद्यालय की ब्रांच चाइना में खोल देना तो ये चाइना में भी यही पढ़ाएंगे कि हिमालय पर्वत उत्तर में। ये तो एक हिस्सा हो गया, याददाश्त टेस्ट हो गया। आप पढ़ा क्या रही हो? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पर माँ बाप से फीस ले लेते हो, खूब खर्चे करवाते हो, बच्चे को ले जाते हो कहीं पे अम्यूजमेंट पार्क, वहां पे कमीशन सेट होती है स्कूल वालों की। अबे मूर्खों, कभी सोचो स्कूल ने आपको दिया क्या? साइन करना, मेल भेजना, लेटर लिखना, ये सब तो आप 4-5 साल में ही सीख सकते हो। 4-5 साल भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं। जो चीजें 3 महीने में सीखी जा सकती हैं आप उसको 1-1 साल पढ़ा रहे हो। 10 सवाल पूछ करके आप ये डिसाइड करते हो कि बच्चा इस विषय में कामयाब है कि नहीं है। हो सकता है किसी को 80% पढ़ा हो, पर सवाल उसी 20% में से आए हो जो उसने ना पढ़े हो। आप तो डिसाइड कर दो कि नालायक है। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली चीजें 80% जीवन में काम नहीं आती हैं। ये आप लोग सच जानते हो, पर आप लोग ठग चुके हो क्योंकि आपके माँ बापों ने आपका खून पी लिया पढ़ भेज भेज करके स्कूल। अब आपने अपने बच्चों को एडमिशन में कर डाल दिया, स्कूलों में एडमिशन करवा दिए। अब अगर आप लोग चाह करके भी मेरी बात को सही बोलोगे तो आप तो बेवकूफ फैलाए जाओगे, आपका बच्चा आपका गरेबान पकड़ेगा। तो इसलिए सिंपल है कि मेरे को गाली दे दो, पर मुझे गाली देने से सच नहीं बदलेगा। आईने पर जो धूल है, जो चेहरे पर धूल है, उसको आईने पे साफ करने की कोशिश मत करो। आईना साफ करने से नहीं साफ होगा चेहरा, क्योंकि धूल चेहरे पे है। मैंने क्यों छुड़वाया अपने बच्चों का स्कूल, और क्या ऐसे छुड़वा दिया जोश में आके? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्या ये आपको रिस्क लेना सिखाता है? सोचो, अपने जीवन के 15 साल देने के बाद में ये आपसे पूछते हैं कि कौन सी फील्ड में जाना है। इनको इतने पैसे देने के बाद में इनको नहीं मालूम पड़ा कि हमारा बच्चा किस लायक है। उसके बाद में उससे पूछते हो कौन सी फील्ड में जाना है। उसके बाद में वो जब हायर एजुकेशन हासिल करता है तो फिर करियर काउंसलर आ जाते हैं, हम बताएंगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जो खुद नौकरी कर रहा है, आपसे काउंसलिंग की फीस लेने के ऊपर डिपेंड है, वो आपको बताएगा। मैं आपको भविष्य बताता हूं। मैंने अपने बच्चों का जब स्कूल छुड़वाने का फैसला किया, दिल्ली की बात है, अभी एक ने लिखा अपने बच्चों की स्कूल की फीस बचा करके ये दुनिया घूम रहा है। जूते में पहनता नहीं तो जूता फेंक के मारता उसके मुंह पे। मेरे बच्चों की जितनी फीस थी ना सेंट थॉमस स्कूल की, उतना तो मेरा एक दिन का खर्चा है। स्कूल में भेज रहा। महंगे स्कूल में भेजने का मतलब यह है कि आपका बच्चा महंगा गुलाम बनेगा, मतलब वो ऐसा गुलाम बनेगा जिसको थोड़ी उसकी गुलामी की तनख्वाह महंगी मिलेगी। सस्ते स्कूल में भेजने का मतलब है सस्ता गुलाम बनेगा। मैं पढ़ाई के खिलाफ हूं, शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। ये बात अपने भेजे में डाल लेना। पढ़ाई के खिलाफ हूं, शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं।
शिक्षा आपको कहीं से भी मिल सकती है, कोई जानवर भी दे सकता है, कोई इंसान भी दे सकता है, कोई बर्बाद इंसान भी दे सकता है, कोई आबाद इंसान भी दे सकता है। हर इंसान, हर जगह, हर मोमेंट, हर पल, हर जीव जंतु पक्षी आपको शिक्षा दे सकते हैं। अगर आप में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता है तो आप शिक्षा ले सकते हो। शिक्षा के हक में हूं, आखिरी सांस तक सीखते रहना चाहिए, सीखना बंद नहीं होना चाहिए। पर स्कूल आपको क्या कहता है, A4 साइज का सर्टिफिकेट मिल गया, आप सीखना बंद। अगर आपने 5th क्लास पास करके 6th क्लास में आ गए तो 5th क्लास की पढ़ाई मत पढ़ना, भले ही बहुत सारे सवाल छूट गए हो, बहुत सारी चीज सीखना बाकी रह गई हो, तो कोई बात नहीं, अब आपको पास हो गए हो ना, अब 6th को पढ़ो। शिक्षा ये नहीं होती, शिक्षा ये है कि सीखते रहना, हासिल करना। अध्यापक और शिक्षक, शिक्षक में फर्क को समझो। जिन्हें आप शिक्षक समझ रहे हो वो अध्यापक है, वो अध्याय पढ़ाते हैं आपको। मैं इसीलिए टीचर्स, डॉक्टर्स, इनके बहुत खिलाफ रहता हूं, क्योंकि टीचर्स के ऊपर जिम्मेदारी है। मूर्ति बिगड़ जाएगी अगर उसने मूर्ति को गलत आकार दे दिया, पर वो तो खुद अपनी तनख्वाह, नौकरियां परमानेंट कराने के लिए लाठियां खा रहे होते। प्रिंसिपल के सामने मैंने टीचर को गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े हुए देखा है। उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनके क्लास के बच्चे जो हैं उनके रिजल्ट अच्छे आए ताकि उनको डांट ना मिले। वो आपके बच्चों का भविष्य बताएंगे जो खुद 30, 40, 50 हजार की नौकरी के लिए सुबह 5 बजे उठ करके नाश्ता बना करके भागते हैं। उनके हाथ में आपने अपने बच्चों को सौंप रखा है, जो खुद गुलाम है, जो खुद गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी खुद की जिंदगी नरक है, उनको आपने बोल रखा है कि हमारे बच्चों का भविष्य बनाओ। उल्टे पैदा हुए थे क्या, पहले पैर बाहर आए थे क्या? बेवकूफों, जल्लादों, अपने बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने जब फैसला किया कि मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, तो इसके पीछे पहले कई कारण थे। वो कारण क्या थे? मैं और मेरी वाइफ उन दिनों टीवी बहुत देखते थे, 2014 से पहले की बात है। 2014 से हमने टीवी नहीं देखा। तो दिल्ली एनसीआर में बहुत क्राइम होता था उन दिनों। 3-4 क्राइम ऐसे हुए कि स्कूल ड्राइवर ने किसी बच्ची के साथ में गलत हरकत की। ऐसे 2-4 कांड सामने आए न्यूज में। न्यूज तो वैसे बड़ा चढ़ा करके बताता है और बार बार रिपीट करता है। तो हमें लगा कि यार ये चीजें ठीक नहीं है। और स्कूल के सिस्टम के मैं वैसे भी खिलाफ था। मेरी वाइफ नहीं खिलाती, मेरी वाइफ टॉपर है। मेरी वाइफ ने 3 साल लगातार, वो टॉपर रही थी अपने कॉलेज में और उसको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो वो पढ़ाई के कैसे खिलाफ होगी? तो उसको मैंने चीजें बताई तो वो थोड़ा बहुत एग्री करी। मैंने अपने बच्चों का स्कूल कैसे चुना? हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, रोज स्कूटर पे बैठ करके छुट्टी के टाइम पे स्कूल जाते थे। हर स्कूल के बाहर देखते थे कि जिस स्कूल के बच्चे तमीज से बाहर आ रहे हैं, हुड़दंगबाजी नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल को हम पॉइंट आउट करते थे। फिर उसके बाद हम उन बच्चों से पूछते थे स्कूल कैसा है, टीचर कैसे हैं, वो उन बच्चों से बात करते थे। उसके बाद जाकर के हमने ये सेंट थॉमस स्कूल चुना, क्योंकि इस स्कूल में मोबाइल फोन, बाहर का खाना अलाउ नहीं था, बहुत हाई फाई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज नहीं थी, बहुत बड़ी हाई फाई कैंटीन नहीं थी। नहीं तो हम तो ऐसे ऐसे स्कूल के भी हमने वो प्रोस्पेक्टस, क्या बोलते, प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो 200, 400, हजार रुपए का वो बना के भेजते हैं कि फॉर्म भरो। हजार रुपए के, मतलब कई हजार रुपए के, तो हमने वो भर डाले। ये तो युवा भटके पड़े, कंफ्यूज, उनको मालूम ही नहीं उनका शोषण कर रहा धर्मगुरु, उनको मालूम ही नहीं उनका शोषण कर रहा नेता। इतनी अकल ही नहीं दी स्कूल ने, कत्ल कर दिया ना। वो जो नेचुरल, जो क्या नॉलेज लेकर के आए थे, उसको तो खत्म कर दिया स्कूल ने। आप अपने स्कूल को महंगे, अपने बच्चों को महंगे स्कूल भेज करके गर्व मत महसूस करो। आपने केवल महंगे जल्लाद के हाथ में भेज दिया अपना बच्चा। कातिलो, अगर मेरी दुनिया में होते तो चौप चौप स्क्वायर में उल्टे टंगे होते। जल्लादों, इसीलिए बोलता हूं माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैंने जब फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, तो उसका ये एक तो एजुकेशन सिस्टम के मैं शुरू से खिलाफ था। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा सीरियस थी बच्चों की एजुकेशन को लेके। तो बच्चों के नंबर कितने आए हैं, कम तो नहीं आए हैं, ज्यादा आने चाहिए, वो प्रोजेक्ट होते थे। तो बाकी सब तो प्रोजेक्ट बनवाते थे, मेरी वाइफ खुद रिसर्च करके बच्चों के प्रोजेक्ट बनाती थी। तो टीचर को मालूम पड़ जाता कि ये बना हुआ है, ये कॉपी किया हुआ है। तो वो हर बार हमारे को बड़ा अप्रिशिएट करती थी बच्चों को, और ये मेरी वाइफ बड़ा खुश होती थी। मैं इन सब के खिलाफ था, क्योंकि स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक स्कैम है, एक प्रोपेगेंडा है। इनाम देना एक षड्यंत्र है, प्राइज देना एक षड्यंत्र है, फर्स्ट सेकंड थर्ड घोषित करना एक षड्यंत्र है। इसको जिस दिन समझ गए ना, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी कि कितना बड़ा साजिश रची जाती है। ये आज से नहीं, ये सैकड़ों हजारों सालों से रची गई है। अकलमंद लोग हमेशा मूर्ख लोगों को नचाने का ये काम करते हैं। आप लोग कुत्ते की तरह लार टपकाते हो, बिस्किट मिल गया, बिस्किट मिल गया। बिस्किट क्या है? वही प्राइज। तो मेरी वाइफ खुश होती थी, बच्चे भी खुश होते थे, आज इनाम मिला, ये मिला, वो मिला। तब मैं इतना डिटेल में उनको नहीं समझाता था,
क्योंकि मैं खुद जो जिंदगी के लिए फैसला नहीं ले पा रहा हूँ उस पर मैं भाषण कैसे दूं। तो फाइनली मैंने अपनी वाइफ को राजी किया कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो हमने रिसर्च किया होम स्कूलिंग के ऊपर कि हाँ भाई, मालूम पड़ा कि 8th क्लास तक भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8वीं क्लास तक लड़की को स्कूल भेजना मैंडेटरी है, और लड़की हो या लड़का हो, मतलब मैंने जो लड़की का उसमें पढ़ा कि भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8th क्लास तक भेजना मैंडेटरी है, उस वो मतलब कंपलसरी है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हो तो वो इलीगल माना जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, पर ऑप्शन क्या करें, बच्चे तो तब 8th में थी नहीं मेरी बड़ी वाली बेटी, तो क्या करें। तो फिर एक और ऑप्शन मिला कि आप मेडिकल ग्राउंड पे या स्कूल की सहमति से आप घर पे पढ़वा सकते हो और एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम दिलवा सकते हो किस 1-2 रीजन के तहत। तो मैं कई स्कूलों में गया, छोटे छोटे जो गली मोहल्ले में स्कूल होते ना, मान्यता प्राप्त स्कूल, क्या बोलते, रिकॉग्नाइज, उन स्कूलों में गया, उनके स्कूल के प्रिंसिपल से, मालिकों से बात करी कि भाई मेरे को मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है। वो कहते हो जाएगा, क्योंकि सेंट थॉमस का अच्छा ब्रांड स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल है। तो वो कहते थे अच्छा ठीक है, आपके बच्चे का एडमिशन तो हम कर देंगे तुरंत ही। मैंने कहा बॉस, पर मेरे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। वो कहते थे ये क्या मतलब हुआ। मैंने कहा एडमिशन आप कर दो, फीस आपको मिलेगी, सारी फीस जो भी होगा आपका खर्चा सब मिलेगा, पर मेरे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। आप कहोगे तो एग्जाम देने आ जाएंगे, एग्जाम दे देंगे, पास होंगे तो पास कर देना। ज्यादातर एग्री नहीं हुए, 1-2 एग्री हुए सिर्फ पैसों के लालच में। पर एक स्कूल ऐसा था, किसी छोटे से गांव में था, गांव छोटा सा नहीं है, एक बहुत बड़ी इलाका है एनसीआर में, खोड़ा में बहुत बड़ी आबादी रहती है, स्लम एरिया है, स्लम टाइप का एरिया, स्लम तो नहीं कहेंगे प्रॉपर क्योंकि सुपर रिच लोग भी रहते हैं उसमें, पर बहुत बड़ा एरिया, खोड़ा नोएडा और गाजियाबाद के बीच में पड़ता है। वहां पर एक स्कूल में मैं गया, तो एक उस स्कूल का जो मालिक था, जो प्रिंसिपल था, वही मालिक था, उसने एक बड़ा सा जगह रेंट पे लेकर के स्कूल बनाया हुआ था, शायद वो बिहार या यूपी के किसी जगह से आके उसने वो स्कूल बनाया था। उससे मैं मिला और उसको मैंने ये चीज बोली, वो मुझसे इतना इंप्रेस हुआ, उसने बोला मैं एडमिशन वगैरह कर दूंगा, इसके बारे में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और उसने मुझे मालूम क्या बोला, मैं जिनके साथ गया था, जिनके रेफरेंस में उनसे मिलने गया था, उसके बाद उसका उनके पास फोन आया और मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार वो प्रिंसिपल का फोन आया था, वो चाह रहे हैं कि मैं हफ्ते में एक बार आकर के उनके बच्चों को, उनके क्लास स्कूल के कुछ बच्चों को, जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था वो, तो उनको मैं कुछ ना कुछ लेक्चर दूं किसी ना किसी टॉपिक पे। तो मतलब मुझे लगा चलो कोई, मतलब सोचो 10 स्कूल में गया हूँ, एक आदमी था जो इस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट किया और जिसने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि भी आप आओ मेरे हफ्ते में या 15 दिन में, जब आपके पास टाइम हो, आप एक ना एक किसी टॉपिक पे बच्चों की क्लास लो और उनको चीजें समझाओ। तो फाइनली वो चीजें हो नहीं पाई। फिर साइकिलिंग की मैंने, फिर वो कोविड आ गया, ये सब चलता रहा। सेंट थॉमस स्कूल ने हमें टीसी नहीं दिया, क्यों, क्योंकि उसकी 70-80 हज़ार रुपए की फीस पेंडिंग थी, क्योंकि कोविड के दौरान फीस ऐड हो रही थी। उसके बाद वो साल चेंज हुआ, अगला साल, तो हमने उनको बोला कि हमें एडमिशन नहीं कराना है, पर तब तक वो ऑलरेडी अगले क्लास में एडमिशन कर चुके थे, तो उन्होंने एडमिशन फीस जो थी, बिल्डिंग फंड वगैरह ऐड करके 20-1 हज़ार वो जोड़ दिया, मतलब टोटल मिला के 70-80 हज़ार रुपये उन्होंने बना दिया। आई थिंक एक बच्चे का या 2 बच्चे का, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। मतलब मुझे इतना याद है कि हमें 70-80 हज़ार देने थे, तब हमें टीसी मिलता, और 70-80 हज़ार मेरे पास थे नहीं। हम गोवा शिफ्ट हो गए बिना टीसी के। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, 3-4 बार हम उनसे मिलने तक भी गए, जब वो अनलॉकडाउन हुआ उस समय मिल तो सकते नहीं थे, नहीं मिलने नहीं गए थे, मेल के थ्रू ही बात चल रही थी, सारी मेल रिकॉर्ड में है हमारे। तो नहीं हुआ जी, ठीक है। तो फिर हम गोवा शिफ्ट हो गए, लॉकडाउन, फिर सेकेंड वेव आई, ये सब हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे नहीं गए स्कूल। तो मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे को सर्टिफिकेट के लिए तो भेजना ही नहीं था। तो मैंने कहा बच्चों को सीखते रहना चाहिए, तो मैं कुछ चीजें सीखता था। मेरे होम स्कूलिंग वाली प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता था। तो जो चीज मुझे लगता था जो उनके काम की है, जनरल नॉलेज की भी है और जो लाइफ में काम आ सकती है, मैं वो चीजें उनको पढ़ाने की कोशिश करता था। वो चीजें नहीं, अब गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, इसको जान करके आपके भविष्य में कुछ नहीं बदलने वाला। गांधी जी ने क्या किया, वो कैसे सोचते थे, क्या उन्होंने एक्शंस लिए, किस सिचुएशन में उन्होंने सही फैसले किए, कहां पर उन्होंने गलत फैसला किया, ये जानने से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। बाकी वो किस जगह पर पैदा हुए, वो 2 अक्टूबर को पैदा हुए, इससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है। किसी राजा ने किस मूवमेंट पर कौन सा फैसला लिया,
इससे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो राजा का महल देखने से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आप डींगे हाँक सकते हो, जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हो। स्कूल की किताबें पढ़ के, अखबार पढ़ के, न्यूज देख के आप 4 अनपढ़ गवारों में, मूर्खों में अपने आप को हीरो तो बना सकते हो, पर इसका आपके जीवन से कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो फाइनली हम यहाँ आए। इसमें एक और बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। हम जब जलंधर गए थे तो हमने वहां पर केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरे, दोनों बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए। केंद्रीय विद्यालय में इसलिए चाहते थे क्योंकि मुझे लगता था कि भाई हम अब तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से गोवा चले जाएंगे, गोवा में रहने का हो सकता है कल को कहीं और चले जाए, तो केंद्रीय विद्यालय में ये कि हर जगह पर होता है और मिड टर्म में भी आप चेंज कर सकते हो। और केंद्रीय विद्यालय में सबसे बड़ी चीज ये थी कि 8th क्लास से नीचे तक की लड़कियों के लिए टीसी कंपलसरी नहीं था, मतलब टीसी मैंडेटरी नहीं था कि आपको टीसी चाहिए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि बिना टीसी के भी एडमिशन हो रहा था। तो हमने दोनों बच्चों का केंद्रीय विद्यालय, जलंधर में थे हम, तो जलंधर में भी अप्लाई किया और हमने गोवा में भी अप्लाई किया। हमने कहा जलंधर में हो गया तो ट्रांसफर ले लेंगे, दिल्ली में हो गया लिमिटेड सीटें निकलती हैं, सब होता है। हुआ क्या मालूम है, छोटी बेटी का एडमिशन जलंधर वाले केंद्रीय विद्यालय में हो गया जो जलंधर कैंट में, छावनी में है, और बड़ी बेटी का एडमिशन गोवा के केंद्रीय विद्यालय में गोवा में हो गया। गोवा का केंद्रीय विद्यालय जो पंजीम से आगे एक जगह है बेम्बोलिम में आर्मी एरिया, उसमें केंद्रीय विद्यालय है, उसमें हो गया। अब एक बेटी का गोवा में हो गया, एक बेटी का यहाँ हो गया। जब हम गोवा पहुंचे तो गोवा में जहां हमने रहना वहां से वो बहुत दूर था, बहुत स्कूल बहुत दूर है, मतलब हम रहते सियोलिम में, वो स्कूल है पंजीम। पर हमने सोचा कि जहां तक जो कोविड के हालात चल रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा था कि 6 महीने 1 साल तक स्कूल खुलेगा। मैंने कहा तब तक देखेंगे क्या हल निकलता है, एडमिशन तो करवाएं। तो एडमिशन तो हो गया दोनों स्कूलों में, पर स्कूल में फिजिकल तो जाना ही नहीं था क्योंकि स्कूल तो बंद चल रहे थे, ऑनलाइन सब चल रहा था। फीस जमा हो गई, सब कुछ हो गया। केंद्रीय विद्यालय छोटी वाली का जलंधर, बड़ी वाली का गोवा। हम गोवा शिफ्ट हो गए। हमने छोटी वाली बेटी का, जब हम गोवा शिफ्ट हो गए तो हमने गोवा में सियोलिम के आसपास स्कूल सर्च किए। तो मैं जो स्कूल सर्च कर रहा था पहले भी करके आया था, वो सब प्राइवेट स्कूल, महंगे स्कूल थे। तो फिर जब हम, हमारे लैंडलॉर्ड के बच्चे जाते थे, उनकी बेटियों के बच्चे, तो हमें मालूम पड़ा कि स्कूल हैं यहाँ पर सस्ते हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जिसमें गोवा के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में बस सर्विस फ्री है, फ्री बस चलती है, बाल रथ, फ्री बस सर्विस है। स्कूल की कोई फीस इतनी माइनर होगी, फीस ही नहीं है, मतलब ना के बराबर फीस है। तो हमने उस स्कूल में छोटी वाली बेटी का एडमिशन करवा दिया, ट्रांसफर ले लिया, टीसी मंगवा लिया जलंधर से। चाहते तो थे हम केंद्रीय विद्यालय, पर हमने यहाँ करवा लिया। क्यों? क्योंकि जब हम इस केंद्रीय विद्यालय में गए मिलने कि भाई हमारी बेटी का एडमिशन हुआ है, तो उन्होंने कहा टीसी चाहिए। हमने कहा टीसी तो लिखा है ना कि 8th क्लास से कम बच्चे का टीसी नहीं चाहिए, मेरी बेटी तो अभी 7th में है। तो प्रिंसिपल बोला नहीं नहीं टीसी चाहिए। मैंने कहा आपने ना तो पहले मांगा, पहले हमने आपने जो डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हमने वो भेज दी। हमने बॉम्बे में इनका एक वो है हेड ऑफिस, वहां फोन किया, उन्होंने कहा हाँ, हमने वेबसाइट पे चेक किया, हमने उनसे बात करी, वो कह रहे देखो उसमें लिखा तो है कि नहीं चाहिए, पर अगर प्रिंसिपल को जरूरत पड़े तो प्रिंसिपल मांग सकता है। मैं कहा यार ये कैसा हो सकता है। मैंने उनको बोला कि भाई जलंधर के अंदर मेरी बेटी का एडमिशन हुआ है, उन्होंने बिना टीसी के किया है, और बल्कि टीसी हमें दे भी दिया ट्रांसफर करने। कह रहे नहीं जी नहीं, हमारे को तो टीसी चाहिए। फिर वो मुझे एक बात बोली, कह रहे देखो मैंने तो ना आपके बच्चे का एडमिशन बिना आपके आए भी कर दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने ना कोई एहसान नहीं किया, आपने कोई एक्स्ट्रा अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर के काम नहीं किया, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते। उस समय रूल चल रहा था कि कोई भी आदमी कहीं पर भी फिजिकली नहीं जाएगा, कोविड की वजह से सारे काम ऑनलाइन होंगे, इसलिए आपने मेरे बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन किया। आप मुझे जानते नहीं, आप क्यों मुझे पर्सनली फेवर दोगे। वो मैं दिख गया, वो थोड़ा सा वही कि घिस हार करके वहां तक पहुंचा हुआ था, तो उसको अपना एटीट्यूड दिखाना था। हमने कहा भाड़ में जाओ। हमने ना वहां से उसके बाद हमने कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया। उसने कहा इतने टाइम तक आपने टीसी नहीं दिया तो हम नाम काट देंगे, ये करेंगे। मैं जो करना है करो, भाड़ में जाओ। उसके बाद में हमने उस स्कूल में बात करी जहाँ पे छोटी बेटी जा रही थी सियोलिम में। तो छोटी बेटी की जो परफॉर्मेंस देख करके उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने, हमने बात करी तो उन्होंने कहा यार इसकी बड़ी बेटी को भी हम एडमिशन देते हैं। तो हमने प्रिंसिपल को बताया कि ये कहानी है, सारा केस बता दिया, ये हमारे को टीसी नहीं मिला है, हम फीस नहीं दे पाए हैं, ये दिक्कत है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। तो प्रिंसिपल से ऊपर होता है चेयरमैन, तो उन्होंने चेयरमैन से बात करी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें ना वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जो आपने उस स्कूल को मेल भेजी
कि भी हमारे को टीसी दे दो, इतना फीस पेंडिंग है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कानून है कि आप पैसों की वजह से बच्चे का भविष्य नहीं खराब कर सकते कि टीसी नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो। तो हमने उनको सारे मेल के रिकॉर्ड प्रोवाइड करे। उन्होंने अपने बिहाफ पे इस स्कूल्स के साथ कम्युनिकेट किया, और डायरेक्ट नहीं किया, गोवा के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जैसे उन्होंने पर्सनली भेजा होगा कि यार ये बच्चे का हम एडमिशन करना चाहते हैं, ये स्कूल टीसी नहीं दे रहा है, तो इवन उन्होंने तो हमें कानूनी एक्शन लेने तक को भी बोला था कि आप ले सकते हो इस स्कूल के खिलाफ। मैंने कहा वो मैं कानूनी एक्शन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, वो तो बाद में मैं अपने आप इस स्कूल की बैंड बजा दूंगा, अभी मैं नहीं मरने वाला। तो उन्होंने अपने बिहाफ पे उनका जो गोवा का जो उस एरिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, उन्होंने मेल वगैरह भेजी स्कूल से, कंफर्म किया, या जो भी कुछ हुआ, उन्होंने बोला कि हम इस मेल के बिहाफ पे और अप्लाई फॉर के बिहाफ पे कि आपके पास पैसे नहीं है और ये टीसी नहीं दे रहे, इस बिहाफ पे उन्होंने मेरी बड़ी बेटी का एडमिशन कर दिया। अब कर दिया, जब वो 10th में आई तो अच्छा, इस स्कूल की बड़ी खासियत ये थी कि हफ्ते में, महीने में 1 या 2 बार टीचर सरप्राइज विजिट करती हैं घर में, बिना बताए बच्चों के घर पहुंच जाएंगे, प्रिंसिपल भी, टीचर भी, कभी कभी चेयरमैन भी, कि भाई मतलब बच्चा किसी तकलीफ में तो नहीं है, कहीं घर के हालत बहुत खराब हो, मारपीट हो रही हो बच्चे के साथ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिना बताए अचानक आ जाएंगे सरप्राइज विजिट, और बच्चे से बिना मिले जाएंगे नहीं। तो एग्जाम के दौरान भी आ जाते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहा है, घर का माहौल क्या है, तो ऐसा वो करते थे। मुझे बहुत अच्छा ये तरीका लगा। पसीने आ रहे दोस्तों बहुत, पर ये वीडियो कंप्लीट करके ही मानूंगा। ऐसे बहुत वीडियो मैंने पसीनों में छत पे बनाए हैं। तो 10th में वो कह रहे कि बोर्ड की क्लास है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी। मैंने अपनी बेटी को बोला नहीं, जरूरत ही नहीं। अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल में सबसे ज्यादा छुट्टी करते हैं, मतलब महीने में कम से कम 10 छुट्टियां तो उनकी पक्की थी। मैंने सिंपल कह रखा था 40% से ऊपर नंबर मत लाना, 40% से ऊपर नंबर आएंगे मैं डांटूंगा। ये बात मैं दिल्ली में भी बोलता था। मैं टीचर पीटीएम में जाता था, टीचर कहती थी आपके बच्चे के नंबर कम आ रहे। मैंने कहा आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते? 35%। मैंने कहा 40% की गारंटी मेरी है, आप पास करो बच्चे को, मुझे नहीं बनाना टॉपर। कह रहे नहीं, हमारा आपको बताना फर्ज है, आपके जैसे माँ बाप तो 1-2 ही आते हैं। मैं तो पीटीएम में भी सिर्फ इडली खाने जाता था, इडली बड़ा, क्योंकि वो साउथ इंडियन स्कूल था, वहां पर वो कैंटीन साउथ इंडियन चलाते थे, तो वो इडली बहुत बढ़िया बनाते थे, बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में। तो वो मेरा कारण होता था पीटीएम में जाना। एक बार प्रिंसिपल ने बुलाया, एक बार मेरी बेटी रोते हुए बाहर आई, मैं स्कूल गया उसको लेने, दोपहर का टाइम ज्यादा था, मेरी वाइफ जाती थी, कभी कभी मैं चले जाता था, तो मैं गया उसको स्कूल लेने, तो वो रोते हुए बाहर आई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही पापा मैं ना हिस्ट्री में फेल हो गई। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है? कह रही नहीं, प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया था। मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया? मैंने कहा मारा? कह रही नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? कह रही नहीं, उन्होंने बोला कल मम्मी पापा को बुला के लाना। मैंने कहा हाँ तो हम आ जाएंगे। कह रही मम्मी डांटेगी। मैं कहा मम्मी नहीं डांटेंगे। फिर मैं उसको सीधा लेके गया, उसको ना सोयाबीन की बिरयानी बहुत पसंद थी, वहां लेके गया उसको, उसकी पसंद की बिरयानी खिलाई। मैंने कहा ये बेकार की चीजों में मत रोया कर, मैंने कहा अपने फेलियर को सेलिब्रेट होना सीखो। मैंने कहा कौन कब पैदा हुआ कौन कब मर गया, इसको ना जानने से तेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेंशन मत ले, फिकर नॉट, अपने फेलियर को एंजॉय करो। अगले दिन पहुंच गए जी हम प्रिंसिपल के रूम में। अभी वापस आऊंगा मैं जहाँ पे मैंने कहानी छोड़ी है। तो प्रिंसिपल ने हमें कहा कि देखो जी बच्चे जो है उनका थोड़ा ध्यान रखो, बच्चों को पढ़ाई में बढ़ाना है हमें आगे। और एक तो प्रिंसिपल ऐसे जैसे बीमार चल रहे हैं, इतना धीरे धीरे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं ना, बहुत धीरे धीरे। मैंने कहा मतलब जैसे खुद ही इलाज की जरूरत है उनको। कैरियो के क्या नाम था उनका। तो मैंने कहा क्या करें फिर? कह रहे बच्चों को थोड़ा टीवी वगैरह कम देखने दो। मैंने कहा जी हम तो टीवी देखते ही नहीं। नहीं नहीं इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत देखने दो ताकि उनको थोड़ी नॉलेज भी मिलते रहे। अच्छा। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे की बनावट ऐसी है, जैसे मेरी बेटी की दिलचस्पी हिस्ट्री में नहीं थी, किसी की किसी चीज में नहीं होती है। मैंने कहा अगर किसी बच्चे की बनावट ऐसी कि वो एक पर्टिकुलर विषय को एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसका दिमाग, तो क्या करें कि उसका दिमाग एक्सेप्ट करे? मतलब ये तो उसका नेचुरल दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, बाकी चीजों में बेहतर है। कह रहे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर देखो कुछ चीजें मैंडेटरी भी होती हैं, कैसे ना कैसे करके हम एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, टीचर को मैं बोलूंगा। क्लास टीचर को बुला लिया उन्होंने और कहा कि नहीं देखो नम पास तो होना जरूरी है, कुछ विषय इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमें तो रूल फॉलो करने होते हैं। मेरा बेटा खुद मैथ में बहुत कमजोर है, जबकि मैं खुद इतने बड़े स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और टीचर ने भी बोला कि मेरा बेटा
हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चे मेरे से पढ़ते हैं और पास होते हैं, और मेरा बेटा खुद मुझसे नहीं पढ़ता, उसको मुझे किसी और स्कूल में भेजना, किसी और के पास ट्यूशन पढ़ने भेजना पड़ता है। मेरे बच्चों ने आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ी है, आज तक, और उनके नंबर इतने बढ़िया आते थे, बल्कि मेरे से डांट खाते थे कि नंबर ज्यादा क्यों आए। और लगे हुए माँ बाप अपने बच्चों को गिद्ध की तरह नोचने में। स्कूल से आ रहा है, 1 घंटा खाना खा के आराम कर रहा है, उसके बाद जा रहा है जी कहाँ मैथ की ट्यूशन लेने, फिर आ रहा है जी इंग्लिश की ट्यूशन लेने। फिर आज से 20-25 साल पहले ट्यूशन जाना मतलब शर्म की बात होती थी। कमजोर बच्चों को, जो जो बहुत कमजोर होते थे पढ़ाई में, उनके लिए ट्यूशन बनी होती थी। आज ट्यूशन जाना मैंडेटरी हो गया। मतलब गधे हो, उल्टे पैदा हुए कि पहले आपका बच्चा 6 घंटे स्कूल में जाएगा, फिर उसके बाद में वो आकर के फिर वो ट्यूशन में जाएगा, सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। फिर उसके बाद आप चाहोगे कि आपका बच्चा कुमार शानू भी बने, तो फिर वो सिंगिंग के लिए जाएगा या म्यूजिक के लिए जाएगा। फिर उसके बाद आकर के आप उसको बोलोगे जाके स्विमिंग भी कर या स्पोर्ट्स में जा। पागल हो, जल्लादो। तो प्रिंसिपल ने ना बात बात में एक वर्ड यूज किया कि देखो हमें ना, जैसे मेरा बच्चा मैथ में कमजोर है और पर मैथ मैंडेटरी है, तो हमारी भी मजबूरी है कि उसको हमें पढ़ाना पड़ता है। भाई मैथ में तो पास करना ही पड़ेगा ना, कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैंडेटरी होते हैं कि उसमें पासिंग नंबर चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा बस जी, मुझे जवाब मिल गया। कह रहे क्या? मैंने कहा आप इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल होकर के मजबूर हो। आपने बोला मैं मजबूर हूँ, तो मैंने कहा इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल होकर के आप मजबूर हो, तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ाई का? अगर पढ़ाई आपको मजबूरी बना रही है, मुझे नहीं बनाना बच्चे आपके जैसे। इवन एक बार तो मेरा स्कूल के साथ बहुत कलेश चला था, मैं तो उनकी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग करता था, स्कूल के बस के पीछे पीछे स्कूटर लेकर के चलता था। मैंने पूरी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन निकाल के उनके टेबल पे रख दी थी। मैंने कहा देखो आप कितने रूल ब्रेक कर रहे हो, मुझे मत कानून सिखाओ। उन्होंने एक बार मुझे धमकी भी दी थी कि हम इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं तो हमारी अप्रोच तो बहुत होगी। मैंने कहा, मैंने उनको मान क्या जवाब दिया? वाइस प्रिंसिपल ने बोला था मुझे। मैंने कहा मैंने कब बोला कि इस लड़ाई में मैं आपसे जीत जाऊंगा? मैंने तो नहीं बोला। पर जब तक लड़ सकता हूं तब तक तो लड़ूंगा। मुझे मालूम है आपका करोड़ों रुपए का स्कूल है, आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ना कोई नेता मिनिस्टर का इसमें फंडिंग होगी, कोई बहुत बड़े डॉन की फंडिंग होगी इसमें। मैं कहां से आपसे लड़ लूंगा? अभी आप 4 बदमाश मेरे को फोन करेंगे, मैं वैसे ही मेरी टांगे कांपने लग जाएंगी। पर वो लेवल तक तो पहुंचाऊंगा ना आपको, जहां तक लड़ सकता हूं वहां तक लड़ूंगा। आप मुझे अभी फोन पे धमकी दिलवा दो किसी से, किसी पुलिस वाले से, किसी गुंडे बदमाश से, मैं सॉरी भी बोलूंगा और आपकी बात मान जाऊंगा, पर उस लेवल तक आपको लेकर के आऊंगा। बिना लड़े हार नहीं मानने वाला। फिर वो बोली नहीं नहीं आप गलत ले गए, मतलब हमारा, हम तो ये कह रहे थे आपके बच्चों पर गलत असर पड़ेगा कि भी आप स्कूल के साथ फाइट चल रही है। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे जो है वो मेरी औलादे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं कि स्कूल की और पापा की फाइट चल रही है, देखते कौन जीतेगा। फाइनली उन्होंने हार मानी। पूरे स्कूल में मेरे बच्चे ऐसे थे जिनको एक बस पिक करती थी और दूसरी बस ड्रॉप करती थी। मैं अड़ गया था। मैं कहा नहीं तो रिटर्न में दो। एक बार उन्होंने बोला नाम कटवा लो, आपको दिक्कत है तो। मैंने कहा हाँ अभी कटवा लेता हूं, अब भी राइट नाउ आप रिटर्न में रीजन लिख के दो कि इस रीजन की वजह से हम मैं नाम काट लूँ, कटवा लो, रीजन लिख के दो। उन्हें लगा बाकी माँ बापों की तरह होगा, बच्चे को स्कूल में भेज के अपना जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ लिया। मैं तो रोज पहुंच जाता था। उन्होंने मुझे रोज दोपहर के टाइम बुलाते थे। उनको मालूम होगा कि कोई ना कोई काम करता होगा, कहाँ से आएगा, अपने आप हार मान जाएगा। मैं तो रोज उठा के पहुंच जाता था उनके पास, आ गया जी मिलने, बताओ। ट्रांसपोर्ट मैनेजर से जब फाइट शुरू हुई थी, प्रिंसिपल तक पहुंची थी। ट्रांसपोर्ट मैनेजर, फिर नहीं सुपरवाइजर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, शुरू तो कंडक्टर से हुई थी, फिर वाइस प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुई, फिर प्रिंसिपल, फिर वापस वाइस प्रिंसिपल। फाइनली उन्होंने मेरी बात मानी और मुझसे रिटर्न में लिया कि ठीक है हम आपकी बात मान रहे हैं, पर इस 1 साल तक, ये साल कंप्लीट होने के बाद में या तो आप हमारी कंडीशन पे चलोगे या स्कूल चेंज करा लोगे। मैं हाँ ठीक है, अब ठीक है। हलवा है क्या? कहाँ थे हम? हाँ, तो फिर वो बोर्ड के एग्जाम आए तो ये कह रहे एक्स्ट्रा क्लासेस लो। मेरे बच्चे जाते नहीं थे, बड़ी बेटी। तो प्रिंसिपल कह रहे यार मतलब बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है। वो कह रही पापा, प्रिंसिपल बार बार कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम है, एक्स्ट्रा क्लासेस लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने कहा प्रिंसिपल को ये पूछ की भी आप बार बार बोर्ड को हुआ क्यों बना रहे हो? बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो वही जो किताबें आपको पढ़ाई गई हैं, या एक्स्ट्रा? बोर्ड का एग्जाम का मतलब क्या ये होता है कि जो आपको पढ़ाया गया है उसके अलावा भी कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया? कह रही नहीं। तो मैंने कहा जो पढ़ाया गया वही आना है, तो बोर्ड को स्पेशल हुआ क्यों बना रहे हो आप? बस इतना ही तो होगा कि यहां ना लिख करके आप किसी दूसरे स्कूल में जाके लिखोगे। एक A4 साइज का कागज नहीं डिसाइड करेगा मेरे बच्चों में कितनी काबिलियत है, कितना दम है। ये गुलामों को चाहिए होता है A4 साइज का कागज। जो नौकरी चाहिए ढूंढते हैं उनको चाहिए होता है, जो नौकरी देते हैं उनको नहीं चाहिए होता। जो नौकरी देते हैं उनको थोड़ी A4 साइज का कागज चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए होती है उनको चाहिए होता है। तो एक नौकर बनने के लिए चाहिए होता है, गुलाम बनने के लिए चाहिए होता है। स्कूल आपको कभी भी जिंदगी में
लड़ना नहीं सिखाते, फेलियर सेलिब्रेट करना नहीं सिखाते। पूरा का पूरा स्कूल डर और लालच पर चलता है। कामयाब होने का लालच दिखाता है स्कूल, बर्बाद होने का डर दिखाता है स्कूल। कभी भी स्कूल जो है आपको जीवन में डिप्रेशन में क्या करना है, डिप्रेशन में कैसे नहीं आना है, फेल होने पर क्या करना है, बिजनेस जीवन में असफल होने पर क्या करना है, कोई अगर आपको धोखा दे जाए तो आपको क्या करना है, कैसे पहचाने कि आदमी धोखा दे सकता है कि नहीं दे सकता है, इससे स्कूल का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये चीजें आपको जिंदगी के मैदान में उतर के खुद सीखनी पड़ती है, और यही चीज आपके रोज काम आती है, ना कि अल्फा बीटा गामा या एल्जेब्रा। रह गई बात कम्युनिकेट करना, पढ़ाई लिखाई लिख जमा घटा करना, टोटल करना, मेल भेजना, लेटर लिखना, ये सब तो आप शुरू के 2 4 5 साल में बहुत बढ़िया सीख सकते हो। जिसको डॉक्टर बनना है उसको डॉक्टर बनाओ, जिसको वकील बनना है उसको वकील बनाओ, जिसको इंजीनियर बनना है उसको इंजीनियर बनाओ। आप सारे के सारे गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली को सबको एक जैसी एजुकेशन क्यों दे रहे हो? स्कूल का मतलब क्या है? गधा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कछुआ, मछली, सबको बोला जाता है यस यू कैन डू इट, आप पेड़ पर चढ़ सकते हो। अब आप मुझे बताओ मछली पेड़ पर कैसे चढ़ेगी? बंदर तो चढ़ जाएगा, मछली तो नहीं चढ़ सकती, उसकी काबिलियत नहीं है। पानी में आप बंदर को छोड़ दो और मछली को छोड़ दो। पर स्कूल सिस्टम क्या है? वो सबको एक ही जगह पर डाल के एक ही जैसी शिक्षा दे रहे हैं। क्यों नहीं सिखाते स्कूल में कैसे लोगों को जज करें? क्यों नहीं सिखाते कि बेटा ये 6 किताबें नहीं डिसाइड करेंगी तुम्हारी जिंदगी, वो जिंदा किताबें डिसाइड करेंगी तुम्हारी जिंदगी, जो तुम्हें से बाहर मिलने वाली है। असली जिंदगी तो स्कूल के बाहर शुरू होती है। जब मैंने अपने बच्चों का स्कूल छोड़ने का फैसला किया था तो उस समय मैंने अपने कई दोस्तों के नाम लिखे एक कागज पर, जो मेरे करीबी दोस्त थे। उनको मैंने एक दिन बैठा, एक कप चाय लेकर के और फोन किया एक एक करके सबको। पहले फोन किया मैंने अपने दोस्त को, वेल एजुकेटेड है, चार्टेड अकाउंटेंट है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी उसकी उस समय, और उसके घर वाले इतराए घूम रहे हैं इस बात पे, मेरा हमारा बच्चा बड़ा काबिल है जी, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह उसकी, खून पी रखा था कंपनी ने उसका। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा हेलो संदीप क्या हाल है? कह रहा बढ़िया। मैंने कहा यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचता है तू, कैसा है? कह रहा बेकार है, बकवास है, कुछ नहीं है इसमें, सुधार की बहुत जरूरत है, बेकार है। मैंने कहा फिर तू क्यों भेजता है अपने बच्चे को स्कूल, वो भी इतने महंगे KR मंगलम स्कूल में भेजता है, तूने एडमिशन कराया है, तो तू अगर तू बेकार सोचता है, खराब सोचता है, तो भेज क्यों रहा है? कहता ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ऑप्शन नहीं है तो आप खराब चीज में बच्चे को डाल दोगे? तो कह रहा अभी रामदेव गुरुकुल लाने वाला है, तो उसका अगर कंसेप्ट अच्छा हुआ तो वहां करवाएंगे एडमिशन, बाकी मतलब पलटी मार गया। पहले बोला खराब है, जब मैंने पूछा कि तू क्यों कर रहा है, अपने बच्चे को क्यों भेज रहा है, तो पलटी मार गया। दूसरा फोन किया मैंने एक और दोस्त को, उसने बोला जी है तो बकवास, बेकार है स्कूल का इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मैंने कहा तू क्यों भेज रहा है? तो उसने बोला क्योंकि सब भेज रहे हैं, क्योंकि सब भेज रहे हैं तो इसलिए हम भी भेज रहे हैं। सोचते हम भी हैं कि अच्छा तो है नहीं, क्योंकि कुछ ढंग का तो पढ़ाया नहीं जाता। चलो जी, फिर मैं और भी सवाल किए इनसे कि भी तुम्हारे जो आज जो तुम काम कर रहे हो, जिससे पैसा कमा रहे हो, इसमें तो तुमने पढ़ा लिखा है, उसका कितना रोल है? तो कहते कोई रोल नहीं है, सिर्फ चेकबुक साइन कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, मैं SMS कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतना तो रूल है बेसिक। बाकी जो स्कूल में जो सीरियसली पढ़ाया गया है वो तो हमारे जीवन में कोई रोल ही नहीं, हम तो काम ही कुछ और कर रहे हैं। और कोई भी दोस्तों, मेरे एक दोस्त की पानी की फैक्ट्री है, बताओ स्कूल का पानी की फैक्ट्री से क्या लेना देना, जो 80% स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ा है। एक दोस्त है वो, उसकी करोल बाग में दुकान है, अब करोल बाग में दुकान चलाने का स्कूल की 80% एजुकेशन से क्या लेना देना? एक बाल काट रहा है, बहुत मशहूर बार्बर है, अब इतना बड़ा हजाम बना, पर स्कूल तो में तो हजाम गिरी सिखाई नहीं, वो तो उसको बाद में सीखनी पड़ी जाके जावेद हबीब से। तो वो जो साल बर्बाद हुए उसको, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो तो वापस चाहिए ना। जाओ कंज्यूमर को ठोको केस स्कूलों पर, तुमने हमसे फीस ली, आज हमें करना वो कर पड़ रहा है जो जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमने क्यों हमारे जीव बचपन खराब किया? साथ में माँ बाप को भी पार्टी बनाओ। तो कहा था, हाँ एक दोस्त को फोन किया, अमजद को, तो अमजद ने बोला नहीं स्कूल बेकार है, बकवास है। सबका पहला जवाब यही था, क्योंकि उनको लगा कि उनको उम्मीद नहीं थी दूसरा जवाब क्या होगा। बाद में मैंने सबको बताया कि मैं अपने स्कूल से हटवा रहा हूं अपने बच्चों को। हटाया नहीं था उस समय, बोल दिया था, क्योंकि उसके बाद एक ऐसे बंदे का फोन आया, उसके सवाल में दम था, तो मैंने कुछ टाइम वेट किया, क्योंकि मैं कोई भी फैसला अपनी जिद और अहम में आके नहीं लेना चाहता कि जोश में आके ले लिया और किसी का भविष्य खराब हो।
किसी से ज्यादा मतलब मेरे बच्चों या मेरे परिवार का। तो अमजद ने बोला स्कूल अनुशासन सिखाता है। पहले तो बोला बकवास है, बाद में बोला, मैंने कहा फिर तू क्यों भेज रहा है? कह रहा है नहीं, स्कूल में क्या है, अनुशासन सिखाता है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा तेरा बच्चा रोज कितने बजे उठता है? कह रहा 6 बजे। बस कितने बजे आती है? कह रहा 7 बजे। 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होता है, 7 बजे वाली स्कूल बस में बैठ के वो चले जाता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, अनुशासन रोज। मैंने कहा संडे को कितने बजे उठता है? कह रहा 8 या 9 बजे। मैंने कहा उस दिन अनुशासन कहाँ जाता है? चल संडे एक दिन चीटिंग डे मान लेते हैं। समर वेकेशन में तेरा बच्चा कितने बजे उठता है? जब 2 महीने की छुट्टियां होती, 1.5 महीने की, तब तेरा बच्चा कितने बजे उठता है? तो अनुशासन कहाँ जाता है? मैंने कहा उसको अनुशासन नहीं, उसको डर कहते हैं। जिसको तुम अनुशासन कह रहे हो उसको डर कहते हैं। अनुशासन अगर देखना तो वो इंडिया में सिर्फ डिफेंस में मिलेगा आपको। जिसको अनुशासन समझते हो वो तो डर है। लेट जाएंगे तो टीचर बात सुनाएगी, फाइन होगा, ये होगा, वो होगा, गिल्ट होगा कि हम अपने बच्चे को जिम्मेदारी से स्कूल नहीं भेज सकते। आज मेरी छोटी बेटी है, उसको वो स्केटिंग बहुत अच्छा करती है, उसने स्कूल में सीखी थी, फिर उसके बाद उसने पर्सनली खुद सीखी, और आज लाइनर जो स्केट्स वाले होते हैं वो चलाती है बहुत बढ़िया। अभी वो वायलिन सीख रही है। बड़ी बेटी ने खुद कई चीजों में कोर्स कर रखे हैं। मैं कहा जो भी सीखना है सीखो, और इसलिए मत सीखना कि करियर बनाना है। भाड़ में क्या करियर, मन कर रहा है सीख लो, सीखते रहो, हमेशा हमेशा सीखते रहो। आप लोगों के सीखने की लालच है कि करियर बनेगा, पैसा आएगा, इसलिए तोते की तरह रट्टे मार के कैसे भी करके बस पास होना है। सीखना नहीं है, पास होना है, सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा आप कुछ भी सीखो, सर्टिफिकेट नहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सीखना है, स्किल डेवलप करनी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो, उनके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट है, उसमें पैसा सेविंग करते हैं। स्टॉक्स के बारे में नॉलेज है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, पर है। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप हो गई है, तो मैं थक चुका हूँ, मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है, ब्लैक इसलिए आपको दिख नहीं रही है, और धूप अब इस तरफ आ गई है पूरी। तो अगर जो भी लोग 52 मिनट तक पहुंचे हैं तो बता देना, तो मुझे लगेगा कि हाँ आगे भी इस तरह के मुद्दों पर बात करूं। आप में से बहुत सारे लोग इसमें सहमत नहीं होंगे, पर उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसलिए नहीं कि मेरे पॉइंट गलत है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि आप लोगों ने अपना जीवन स्कूल में दिया, आप कैसे स्कूल को खराब बोल सकते हो? क्योंकि और आप अपने बच्चों को भी भेज रहे हो, अगर आप खराब बोलोगे तो आपको अपने बच्चों को नाम कटवाना पड़ेगा, वो आपके अंदर दम नहीं है, समाज के खिलाफ आप जा नहीं सकते। इसलिए बहुत बढ़िया तरीका आपके पास है कि चलो मेरे ही पॉइंट्स को खाली करो। मैं हमेशा कह रहा हूं मैं पढ़ाई के खिलाफ हूं, शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। अपने उन जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको उस फील्ड में जाना है, उसको पढ़ाओ ना। पढ़ाई का मतलब क्या है मालूम है? इंडिया में पढ़ाई का मतलब है यूपीएससी के लेवल पे जाकर के थोड़ी बहुत पढ़ाई सही होती है। वहां तक पहुंचते कितने लोग हैं? 5% लोग भी नहीं पहुंचते हैं। आपको पढ़ाया जाता है धरती गोल है, यूपीएससी के मटेरियल में जाकर के आपको बताते हैं धरती तो जियोड शेप की है, लाइक के पोटैटो, कहीं से उठी हुई, कहीं से चपटी, कहीं से कैसी। उससे पहले बच्चा दिमाग में ये मान के चलता कि धरती गोल है, अप्रोक्सीमेटली गोल है। क्यों नहीं हमने बताया कि धरती काल्पनिक तौर पे गोल है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिए हमने उसको गोल बनाया, उत्तरांश क्या बोलते हैं उसको, रेखांश के लिए होता है ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उसके लिए हमने उसको इमेजिनेशन में गोल बनाया, पर धरती टेढ़ी मेढ़ी है। धरती गोल कैसे हो सकती है? 8,848 मीटर का हिमालय पर्वत निकला हुआ है, कहीं पर कितनी गहरी खाइयां हैं, ज्वालामुखी के गड्ढे हैं, समुद्र के अंदर इतने गहरे गड्ढे हैं, पर हमारा बच्चा इमेजिन करता है धरती गोल है, क्योंकि ग्लोब में गोल दिखाई जाती है, पिक्चरों में गोल दिखाई जाती है, फोटो में। वहां पर यूपीएससी में जाके आप पढ़ाते हो कि भी धरती जियोड शेप की है, जियोड। किसी से पूछ लो उत्तर भारत में या कहीं से भी पूछ लो गंगा कहां से निकलती है, वो बोलेंगे गंगा गौमुख से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। मेरे बच्चों से पूछो गंगा कहां से निकलती है, उनका जवाब होगा गंगा निकलती नहीं है, गंगा बनती है। कैसे बनती है? अलकनंदा और भागीरथी भागीरथी के मिलने से एक नई नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गंगा। देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं, दोनों नदियां मिलने के बाद एक नई नदी बनती है जिसका नाम है गंगा। तो गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। ये मेरे बच्चों का जवाब होगा, ये मैंने उनको पढ़ाया। अच्छा, गंगा नदी का नई नदी का नाम कब रखा जाता है? तो वो बोलेंगे नई नदी का नाम तब रखा जाता है जब दोनों समान गहरी नदियां आपस में आके मिलती है, तो नई नदी का नाम रखा जाता है। अगर दोनों समान गहरी ना हो तो क्या हो? तो जो ज्यादा गहरी होगा उसी का नाम कंटिन्यू होगा, जो कम गहरी होगी वो वहां पर आके विलय हो जाएगा उसका। तो गहरी से मतलब क्या है? बड़ी चौड़ी नहीं, गहरी से मतलब गहरी। मेरे बच्चों से पूछना एरोप्लेन किसने बनाया, तो वो कहेंगे
एरोप्लेन ऑलविल राइट और विल्बर राइट ने बनाया, पर विल्बर राइट और ऑलविल राइट ने बनाया नहीं है, ऑलविल राइट और विल्बर राइट ने असेंबल किया है। इंजन किसी और ने बनाया था, डिजाइन किसी और ने बनाया था। बहुत सारे लोग बना बना के चीजें मर गए थे, उनसे उन्होंने बहुत सारी चीजें ली, अपना दिमाग दौड़ाया और उसको असेंबल किया और फाइनली एक फाइनल मॉडल बनाया। बनाने का मतलब होता है कि सारी चीजें खुद बनाई। एडिसन से पहले बहुत सारे लोग बल्ब बना चुके थे। हमें यह बताया जाता है एडिसन ने बल्ब बनाया, बल्ब की खोज की। हमें यह नहीं बताया जाता कि एडिसन कितना बड़ा बिजनेसमैन था, उसने इस बल्ब को बनाने के बाद में इस बल्ब को बेचा और बहुत बड़ी कई कंपनियां खड़ी करी उसने, जिससे उसने बहुत सारा पैसा कमाया। जीई इलेक्ट्रिकल वो उसकी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां उसकी। हम क्यों नहीं पढ़ाते उसको एडिसन और टेस्ला वॉर के बारे में? हम तो बस उसको बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए बल्ब की खोज ये एडिसन ने करी। एडिसन से पहले बहुत सारे लोग बल्ब ऑलरेडी पहले बना चुके थे, तो फिर एडिसन को क्रेडिट किस लिए जाता है? एडिसन को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि उसने उसके नाम पर पेटेंट है। दूसरा, उसने एक ऐसा बल्ब बनाया जो किफायती था। बाकियों के बल्ब जो थे वो या तो थोड़े दिनों बाद खराब हो जाते थे या बहुत महंगे होते थे। एडिसन ने एक ऐसा बल्ब बनाया जो किफायती था, जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते थे, और पेटेंट करवाया। कई चीजें कई लोगों ने खोजी पर उन्होंने पेटेंट नहीं करवाई, इसलिए उनके नाम पर है जिन लोगों ने पेटेंट करवाई। हमें ये रियल स्टोरीज बतानी चाहिए जिससे बच्चा अपने लाइफ में कॉन्शियस बने कि चीज खोजी है तो पहले अपने नाम भी करवाओ, नहीं तो मालूम पड़े खोजी खुद ने, नाम कोई और ले जाएगा। ये सब चीजें हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं? एक 10 लोगों ने किताब डिजाइन कर ली, टीचर की औकात नहीं है, टीचर की हिम्मत नहीं है कि उस किताब के खिलाफ जाके पढ़ा दे। अगर पढ़ा देगी तो मालूम प्रिंसिपल डांटेगा, माँ बाप कंप्लीट करने आ जाएंगे। जो टीचर खुद कमजोर पोजीशन पे है वो आपके बच्चों को ताकतवर जीवन कैसे सिखा सकता है? इसलिए मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं पढ़ाई के खिलाफ हूं, शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बेहतर से पढ़ाई होगी तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। जैसे मैं यूपीएससी की पढ़ाई को सपोर्ट करता हूं, पर यूपीएससी में भी बहुत सारे फॉल्स हैं, जिसकी वजह से कलेक्टर बनने के बाद बहुत सारे रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। जब वो आपने मॉरल पढ़ाया, उनको एथिक्स पढ़ाया, उसके बाद वो करप्ट कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने पढ़ा था सिर्फ कलेक्टर बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं। चलो 57 मिनट का हो चुका है, इसको 60 मिनट 1 घंटा कंप्लीट करते, देखते 1 घंटे का वीडियो कितने लोग देखते हैं और कहां तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसमें लोग ज्यादा पक्ष में नहीं आएंगे। देखो मालूम क्या होता है, आपको सच को मानना पड़ेगा। आप सहमत हो या ना हो, आप सच नहीं बदल सकते। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अपने बच्चों का स्कूल नहीं छुड़वा सकते, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो मानो कि कुछ गलती हो रही है, कम से कम उनको आजाद तो छोड़ो। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ 40% से ऊपर नंबर नहीं लाने, तो इसका मतलब क्या, गवार बनना है? नहीं, 60% वो चीजें सीखो जो दुनिया में जिंदगी में काम आएंगी, दुनिया में काम आएंगी। दुनियादारी सीखो, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखो, जानवरों को देखो, लोग कैसा व्यवहार करते हैं वो देखो। 60% ये सीखो, 40% स्कूल का सीखो, क्योंकि स्कूल वालों को 40% नंबर चाहिए आपको अपग्रेड करने के लिए। दुनियादारी सिखाते नहीं हो, अपने बच्चों को मशीन बना दिया, रोबोट बना दिया। गालियां देंगे, दुआ करना आपके बच्चे कभी मेरे संपर्क में ना आए, नहीं तो उल्टे टांग देंगे आपको। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई बॉस, धूप बहुत तेज हो गई है, बहुत ही बुरा हाल हो गया, छांव में आना पड़ेगा। देख रहे हो पसीना। 59 मिनट से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मतलब 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटे से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, और गर्मी के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी है। और वीडियो में अगर आप लोग असहमत हो तो निकल जाना, नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर नेगेटिव कमेंट करने हो तो एक ही बार करना, उसके बाद मेरे चैनल या मेरे वीडियो को मत देखना, क्योंकि मैं ज्यादातर नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। वैलिड पॉइंट हो तो आर्ग्यू करना। मुझे कई लोगों ने बोला कि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। अरे बेवकूफ आदमी, मैं ये कह रहा हूं कि जिसको जो बनना है, अगर एक बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने की औकात और लगन है, उसको डॉक्टर बनाओ तो वो बेहतर डॉक्टर बनेगा। अगर डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने और कामयाब होने के, समाज में नाम के लिए अगर लालच में बनेगा, तो वो खराब डॉक्टर बनेगा, करप्ट डॉक्टर बनेगा। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर ह्यूमन ऑर्गन्स की जो ट्रैफिंग बोलते हैं, ट्रैफिकिंग, उसमें शामिल होते हैं। क्योंकि बिना डॉक्टर के तो आप कैसे किडनियां विडनियां बेच लोगे निकाल के किसी की, तो मतलब वो भी तो डॉक्टर है ना। मेडिकल साइंस, मेडिकल दवाइयां बनाना, लैब टेस्ट, ये अपने आप में इतना बड़ा क्राइम है। 55% से ज्यादा लैब टेस्ट फेक होते हैं।
45% के करीब की सर्जरियां फेक होती हैं हिंदुस्तान में, बाकी देशों को पता नहीं। ये मैंने खुद एक, आप थोड़ी रिसर्च करो, आपको ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो जिसको डॉक्टर बनना है उसको डॉक्टर बनाओ, जिसको इंजीनियर बनना है उसको इंजीनियर बनाओ। देखो कितना बेहतर इंजीनियर बनेगा, देखो कितना बेहतर डॉक्टर बनेगा। क्वांटिटी नहीं मिलेंगी आपको, क्वालिटी मिलेंगी। बाकी कोई मतलब नहीं इन सब बातों का, जिनके बात भेजे में नहीं पड़ रही है, भाड़ में जाओ, अब दफा हो जाओ। अगर मुझे लिख देना किसी ने 1 घंटे तक देखा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।